हेलो एवरीवन, सरस्वती धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, अब तक हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए जीओसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में और एक और वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, जीओसी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर जितने भी सवाल एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो हम लोग इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स के ऊपर, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के ऊपर, एरोमेटिसिटी के ऊपर, SN2AE मैकेनिज्म के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिसिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इनके ऊपर जितने भी सवाल आए हुए हैं हम लोग इन सभी को इन आज वाले वीडियो में और इसके जस्ट बाद एक और वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी का जीओसी का सेकंड पार्ट, उसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर इन टॉपिक्स से आए हुए हैं और आज से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप सभी लोगों के सामने है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। इस सवाल में पूछा गया है अमॉन्ग द कार्बोकेटायन गिवन बिलो, 3 कार्बोकेटायन हमारे को यहां पर दिए गए हैं और एक्चुअली हमसे नेचर पूछी गई है कि इनमें से कौन सा कार्बोकेटायन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो हम सभी लोगों ने एरोमेटिसिटी की है और हमने वहां एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक, ये सभी प्रकार के कंपाउंड्स स्टडी किए हैं डिटेल में, राइट। तो हम यहां फर्स्ट कंपाउंड जो कि है, ये लीजिए, हम ये जानते हैं कि इस वाले कंपाउंड के अंदर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है और हमें पता है ऐसे कंपाउंड जिनमें एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बीच में होता है और इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्जुगेशन अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है तो हम ऐसे कंपाउंड्स को होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये कंपाउंड होमो एरोमेटिक है और ये कैसे बनता है ये हमें पता है कि जब साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये लीजिए, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन हमने लिया, इस साइक्लोऑक्टाटेट्राईन को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस दी जाती है। किसकी प्रेजेंस दी जाती है? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस दी जाती है। तो हमें पता है इसकी प्रेजेंस में ये पाई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे H+ यहां लग जाएगा और ये कार्बोकेटायन बनेगा। और देन क्या होगा जरा देखिएगा, हम ये कह दें इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, राइट। और यहां ये लीजिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होते हैं और अगर मैं इनके p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करूं तो ये p ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये p ऑर्बिटल वेकेंट है, क्लियर। और हम ये कहते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए डीलोकलाइज्ड हो गए और यहां से ये लीजिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से डीलोकलाइज्ड होते हैं। और हम ये कह लें यहां पर देखिएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको Ha कह दूं, इसको Hb कह दूं, इसको Hc कह दूं और इसको Hd कह दूं, तो आप याद कीजिए मैंने इसमें शील्डिंग का ऑर्डर बताया था कि अगर मैं यहां शील्डिंग का ऑर्डर लूं, किसका ऑर्डर लूं मैं? शील्डिंग, राइट। इस कंपाउंड के बारे में हमने पूरी स्टडी कर ली है। शील्डिंग का ऑर्डर लूं तो सबसे ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन Ha होता है बिकॉज ये एरोमेटिक सेक्सटेट के ऊपर की तरफ है। उससे कम शील्डिंग Hb की, फिर Hc की और सबसे कम शील्डिंग Hd की होती है। ये शील्डिंग का ऑर्डर होता है। ये मैंने एक होमो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में आपसे डिस्कस किया। इसका मतलब जो फर्स्ट कंपाउंड है ये होमो एरोमेटिक है, क्लियर। अब मैं बात करता हूं सेकंड की। सेकंड के अंदर अगर हम देखें
तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड है। और यदि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड है तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया। और थर्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है। और यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। ये कैसा हो गया? एरोमेटिक। तो हम ये कहते हैं थर्ड कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया, और ये जो फर्स्ट कंपाउंड है ये होमो एरोमेटिक हो गया। तो फर्स्ट होमो एरोमेटिक, सेकंड एंटी एरोमेटिक और थर्ड एरोमेटिक हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए कहा जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूं इसमें नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिएगा सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल में हमसे ये पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फर्स्ट टू थर्ड। हमें इन फर्स्ट टू थर्ड तक जितने भी कंपाउंड्स लिखे हैं इनकी एसिडिटी का ऑर्डर पता करना है। तो अब आपको मैं रिकॉल करा दूं एसिडिटी का वो कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है। बेसिकली क्या पढ़ा है? अगर हमें किसी भी कंपाउंड की एसिडिक नेचर को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इस कंपाउंड में से इस H को, जो भी एसिडिक H है उसको H प्लस फॉर्म के अंदर बाहर निकाल देते हैं। हम H को H प्लस फॉर्म के अंदर बाहर निकाल देते हैं और जैसे ये H प्लस बाहर जाती है हमारे को मिलता है ये Z माइनस। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कॉन्जुगेट एसिड है और ये एक कॉन्जुगेट बेस है। हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड में लगी हुई H की एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होती है। तो मैं यही काम इन तीनों कंपाउंड्स के ऊपर करता हूं और जरा देखेंगे इससे हमारे को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मैं यहां क्या करूं, एक H प्लस बाहर निकालूं तो देखो पहले तो H प्लस हम निकाले कहां से बाहर? ऑब्वियसली हम H यहां से बाहर निकालेंगे और जैसे ये H प्लस फॉर्म के अंदर बाहर निकलेगी, H प्लस के बाहर निकलते ही हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ये लीजिए, दैट इज द CF3। ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे और यहाँ 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 और यहाँ CF3 ग्रुप लगा हुआ है। ये लीजिए, करेक्ट। आगे देखिएगा सेम यही काम अब मैं यहां पर कर सकता हूं। ये लीजिए, अगर मैं यहां से H प्लस बाहर निकालता हूं, यहां से भी मैंने क्या किया, H प्लस बाहर निकाला। जैसे मैंने यहां से H प्लस बाहर निकाला, देखो क्या होगा। अब यहां H प्लस हम कहां से बाहर निकालेंगे? ऑब्वियसली इस वाले H की बात हो रही है। जब हम यहां से H प्लस बाहर निकालेंगे, ये लीजिए, तो H प्लस के बाहर निकलते ही हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। अगर आप देखें तो यहां ये कॉन्जुगेट बेस ऑब्टेन हुआ है, तो यहां कॉन्जुगेट बेस हमारे को ये मिल रहा है इस कॉन्जुगेट एसिड से। यहां पर हमें ये कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है। अब मैं कॉन्जुगेट बेस यहां से भी बनाता हूं, जरा देखेंगे। यहां से मैं H प्लस ये बाहर निकालूंगा, करेक्ट। और जैसे ये H प्लस बाहर गया, ये लीजिए, जैसे मैं इस H प्लस को बाहर निकालूंगा हमारे को ये स्पीशीज यहां पर ऑब्टेन होगी। ये लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ 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 और यहाँ हमारे को मिथाइल ग्रुप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लीजिए, करेक्ट। और यहाँ ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। कहिए यहां तक बात समझ में आ गई? ये तीनों के मैंने कॉन्जुगेट बेस बना लिए हैं। अब मुझे यहां इन तीनों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग H की एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। यही कंसेप्ट है। तो अब मैं यहां पर अगर देखूं तो ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है, ये वाला है ना, इसको मैं कहूंगा ये एंटी एरोमेटिक है। ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक, करेक्ट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एरोमेटिक है, क्लियर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी
एरोमेटिक है। अब आप देखिए एक एंटी एरोमेटिक, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट बेस सबसे लीस्ट स्टेबल है बिकॉज ये एंटी एरोमेटिक है। इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एच यानी सेकंड कंपाउंड ये सबसे कम एसिडिक होगा। तो सेकंड सबसे कम एसिडिक है वो केवल इस ऑप्शन सी में है। ये लीजिए सेकंड सबसे कम एसिडिक केवल और केवल किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी मैं और इसमें सॉल्व करता हूं, जरा देखेंगे। अगर मैं देखूं फर्स्ट और थर्ड कॉन्जुगेट बेस बोथ आर एरोमेटिक, लेकिन एक एरोमेटिक में एरोमेटिसिटी के साथ साथ नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जरा देखें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगे हुए हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप देख रहे हैं यहां, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। जबकि यहां अगर आप देखें तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल, और ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरोमेटिसिटी इज ए कॉमन फैक्टर इन बोथ कॉन्जुगेटेड बेसेस, पर यहां एरोमेटिसिटी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी हैं जो कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएंगे। यानी अगर मैं इन बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की चर्चा करूं, यदि मैं इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की चर्चा करूं, तो देखो स्टेबिलिटी क्या कही जाएगी? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट के बाद थर्ड के अंदर, थर्ड के बाद सेकंड के अंदर, ये इनकी स्टेबिलिटी की हमने यहां चर्चा कर ली। तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो यही कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर का भी ऑर्डर होगा, दैट इज 1, 3 और 2। तो यहां आंसर बोला जाएगा सी, सैनी के, ये ऑप्शन सी इज द आंसर इन द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग इंडिकेटेड एच के एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सवाल, काफी सवाल सीएसआईआर वाले ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, सब में मैं इसी कंसेप्ट को अप्लाई करूंगा। H+ निकालूंगा, बनने वाले नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करूंगा, यानी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करूंगा। बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एच की एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड के बाद देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो इन तीनों कंपाउंड के अंदर वही हमें ये देखना है कौन एरोमेटिक है इन तीनों में से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। ओके, तो अब आप देखिएगा, अगर मैं पी की बात करूं तो पी में यहां एक इंटरनल हाइड्रोजन एटम है, यहां पर भी एक इंटरनल हाइड्रोजन एटम है, और हमें पता है दिस आर एनुलिन 10, और एनुलिन 10 में ये जो इंटरनल दो हाइड्रोजन एटम्स होती हैं इनमें होता है स्टेरिक रिपल्शन, और इस स्टेरिक रिपल्शन के कारण ये मॉलिक्यूल एक्चुअली नॉन प्लेनर होता है, और अगर नॉन प्लेनर होगा तो ये नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है। ये कैसे कैरेक्टर रखता है? नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है। इसका मतलब फर्स्ट नॉन एरोमेटिक है। अगर ये जो इंटरनल हाइड्रोजन एटम्स है, अगर ये इंटरनल हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए, किससे? ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाए, या CH2 से रिप्लेस हो जाए, या NH से रिप्लेस हो जाए, तो हम इस बनने वाले कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं, हमने इंटरनल हाइड्रोजन एटम ये लीजिए रिप्लेस कर दिए। देखो किससे कर दिए? ये लीजिए इससे रिप्लेस कर दिया। अब आप समझना, ये इंटरनल हाइड्रोजन एटम हो सकता है मैं यहां CH2 से रिप्लेस कर दूं, मतलब यहां CH2 हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, NH हो सकता है, एटसेट्रा। तो अब अगर इंटरनल हाइड्रोजन एटम यहां नहीं रहेंगे तो हम कहेंगे अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहां डीलोकेलाइज्ड हो जाएंगे। अब ये सिस्टम प्लेनर है। ये सिस्टम कैसा है? मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेनर सिस्टम में आसानी से डीलोकेलाइज्ड हैं। जो इंटरनल हाइड्रोजन थे जिनमें रिपल्शन के कारण एक्चुअली सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाता था, वो इंटरनल हाइड्रोजन एटम को हमने ब्रिज से रिप्लेस कर दिया है। क्लियर? तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है, इसलिए ये कंपाउंड
एरोमेटिसिटी शो करता है तो ये एरोमेटिक कहा जाएगा। ये कंपाउंड क्या कहा जाएगा? एरोमेटिक। ये लीजिए, अब मैं बात करता हूं यहां थर्ड की। थर्ड सिंपल नैफ्थलीन है और हमें पता है नैफ्थलीन एरोमेटिक होती है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, ये भी एरोमेटिक होगा। तो देखिए Q भी एरोमेटिक है और R भी एरोमेटिक है, और Q एंड R अगर आप देखें तो ये ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ये लीजिए, तो आंसर इज सी। ओके, अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड के बाद। ये लीजिए फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, देखो समझो, इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो क्या पूछा गया है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड्स P, Q एंड R। इन P, Q एंड R की मुझे एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये जो आपको यहाँ R नजर आ रहा है, सबसे पहले मैं R की बात करता हूं। हम थ्योरी में इस R के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशली इस R के बारे में पढ़ते हैं। इस R को हम कहते हैं स्क्वायरिक एसिड। याद कीजिए, हम इस R को क्या कहते हैं? दिस वन इज द स्क्वायरिक एसिड। ये लीजिए, ये स्क्वायरिक एसिड कहा जाता है। क्लियर? और आप याद कीजिए, जो स्क्वायरिक एसिड होता है, इसकी एसिडिक नेचर इज इक्विवेलेंट टू कंसंट्रेट H2SO4। लगभग कंसंट्रेट H2SO4 के बराबर हम इसकी एसिडिक नेचर कहते हैं। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड जिसकी एसिडिक नेचर कंसंट्रेट H2SO4 के इक्विवेलेंट है, इसलिए हम कहते हैं P, Q एंड R में से सबसे ज्यादा एसिडिक तो R हो गया, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक एसिड अगर कंसंट्रेट H2SO4 के बराबर एसिडिटी रखता है तो ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा एसिडिक कहा जाएगा। बाकी ये दो कंपाउंड हमें पता है इतने कोई ज्यादा एसिडिक नहीं है। तो मैं ये कह दूं, इसके अंदर आप याद करो, इस H+ को निकालते थे, इस H+ को बाहर निकालते थे। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाई स्क्वायरिक एसिड इज एज एसिडिक एज कंसंट्रेट H2SO4। ऐसा क्यों है? इसकी वजह है, जैसे ये H+ बाहर गया, हमारे को ये स्पीशीज मिलती है। ये लीजिए, हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ये लीजिए, करेक्ट, इसको कहा जाता है, ये लीजिए, डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। ये कहलाता है डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड का डाई एनायन इसे हम कहते हैं। करेक्ट? अब ये जो डाई एनायन है स्क्वायरिक एसिड का, आप देखिएगा, ये डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड जो ये कहा गया है, ये स्टेबल क्यों है? जरा देखें, जैसे ही H+ बाहर निकला ये डाई एनायन बना, और ये जो डाई एनायन हमारे को मिल रहा है ये रेजोनेंट से स्टेबल होता है। और जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इधर देखेंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप यहां ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए, एक बार और मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। ये लीजिए, ये काम आ चुका। अब मैं इसको लेता हूं काम में। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से हैं, ये इधर और ये यहां, और जैसे ही यहां ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करूंगा, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड O, ये O माइनस, ये O माइनस, ये लीजिए, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, चलती रहेगी इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप देखिए, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के दौरान अगर आप यहां देखें तो इस रिंग के अंदर आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो रिंग के अंदर की मैं बात कर रहा हूं ना, रिंग के अंदर आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, दैट मींस 4n+2 पाई सिस्टम। यानी सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक। सिस्टम कैसा हो गया? एरोमेटिक। क्लियर? ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। आ रही है बात समझ में? अगर ये एरोमेटिसिटी शो कर रहा है इसका डाई एनायन, तो इसका मतलब स्क्वायरिक एसिड में से 2 H+ निकलने के बाद बनने वाला ये जो कॉन्जुगेट बेस होता है, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। ये जो कॉन्जुगेट बेस होता है, इस कॉन्जुगेट बेस के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होते हैं। ये कैसा होता है?
एरोमेटिक, इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है और इसीलिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड यानी स्क्वायरिक एसिड बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन हो गया? PQR में से R। क्लियर? चलो R सबसे ज्यादा एसिडिक है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। जिसको थोड़ी बहुत भी थ्योरी पता है यार स्क्वायरिक एसिड तो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो वो तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है। ये देखो इधर R सबसे ज्यादा एसिडिक केवल और केवल C ऑप्शन में है, राइट, और कहीं भी नहीं है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी हम इन दो एग्जांपल P और Q की भी चर्चा करेंगे ताकि हमारे और भी कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, चलो देखो अब आप लोग, मैं और क्लियर करता हूं। आप याद करो मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम के इन तीनों कंपाउंड्स में। यहां वो एसिडिक हाइड्रोजन ये वाली है जो बाहर की जाएगी, और यहां वो एसिडिक H ये वाली है। इज इट क्लियर? अब मैं यहां से ये H प्लस बाहर कर रहा हूं। जैसे ही ये H प्लस बाहर होगी तो H प्लस के बाहर निकलते ही यहां कॉन्जुगेट बेस ये मिल गया आप लोगों को, ये लीजिए, दिस वन इज द कॉन्जुगेट बेस। और यहां पर जो कॉन्जुगेट बेस मिला वो कॉन्जुगेट बेस हमारे को ये मिल गया, ये लीजिए, ये कॉन्जुगेट बेस मिल गया। और ये बात समझ में, यहां पर भी कॉन्जुगेट बेस मिल चुका है, यहां पर भी कॉन्जुगेट बेस मिल चुका है। अब मैं इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करता हूं, जरा देखेंगे। अगर मैं इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करूं तो देखो हमारे को क्या देखने को मिल रहा है। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इन कार्बोनाइल से स्टेबल है, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी स्टेबल है और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी स्टेबल है। दोनों तरफ ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, जबकि यहां पर भी ये नेगेटिव चार्ज यहां स्टेबल तो है, बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन यहां एक समस्या है। यह क्या समस्या है कि ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहां स्टेबल हो इस कार्बोनाइल से, हमें पता है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त ये कार्बोनाइल इसके साथ रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो। अगर ये कार्बोनाइल इसके साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो इसके लिए इसकी अवेलेबिलिटी कुछ कम हो गई, जबकि ये कार्बोनाइल जो है ये केवल और केवल इसके लिए ही अवेलेबल है। सुबह शाम, दिन रात, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, बरसात, हर स्थिति में, परिस्थिति में, मतलब हर घड़ी ये कार्बोनाइल इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए अवेलेबल है। जबकि यहां ये जब इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होता है तो नेगेटिव चार्ज बेचारा मुंह ही देखता रहो कि यार मेरे को अब बुलाएगा, लेकिन भैया ये तो अभी नहीं बुलाएगा। इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करूं, देखो ये मत देखना कि सर रेजोनेंस तो यहां जाता है। अरे रेजोनेंस से मतलब ही क्या है हमारे को, हम तो इस वक्त बनने वाले कॉन्जुगेट बेस यानी आने वाले नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज जहां जितना ज्यादा स्टेबल, कॉरस्पॉन्डिंग H की एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा कही जाती है, और यहां ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल है इसकी तुलना में, बिकॉज ये हमेशा कार्बोनाइल इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हाजिर है, लेकिन ये दोनों हमेशा हाजिर नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये इसके साथ रेजोनेंस में भी भाग ले रहे हो, उस वक्त इस नेगेटिव चार्ज को ये कार्बोनाइल स्टेबल नहीं कर पाते। दैट मीन्स अगर मैं इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करूं, ये जो बनने वाले कॉन्जुगेट बेस है, अगर मैं इन तीनों प्रकार के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? PQR में से R की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद P और सबसे कम Q। ये लीजिए, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया RPQ बनने वाले कॉन्जुगेट बेस की। तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड की भी एसिडिक नेचर का ऑर्डर यही रहेगा, दैट इज RP एंड Q। ये लीजिए, ये बात करी हमने क्वेश्चन नंबर 4 की। इस प्रकार से हमें ये सवाल सॉल्व करना था। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, 4th के बाद 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 18 एनुलिन। अब देखो 18 एनुलिन के बारे में मैं जिक्र करूं उससे पहले 18 एनुलिन होती क्या है ये हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? तो 18 एनुलिन क्या है जरा सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं।
देखो भाई 18 एनुलिन ये होती है, दिस वन इज द 18 एनुलिन। ये लीजिए, ये लीजिए 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18, दिस वन इज द 18 एनुलिन। ओके, अब देखो भाई ये ध्यान रखना, इस 18 एनुलिन में ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, ये भी 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 अंदर की तरफ है। और ये बात समझ में? करेक्ट। तो अब देखो क्या क्या कहा गया है कि 18 एनुलिन एरोमेटिक है। हम कहेंगे हाँ भाई हाँ एरोमेटिक है, बिकॉज 4n + 2 पाई डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ये रखती है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड इसके अंदर है। और इंटरनल इसके अंदर क्या 6 प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं और क्या वो शिल्डेड जोन में है? हम कहेंगे हाँ, अंदर की तरफ के प्रोटॉन शिल्डेड कहे जाते हैं, NMR में पढ़ते हैं आप लोग। क्लियर? किसी भी एरोमेटिक सबस्ट्रेट के अंदर ये जो बीच अंदर के प्रोटॉन होते हैं या एरोमेटिक सबस्ट्रेट के ऊपर और नीचे के जो प्रोटॉन्स होते हैं, इस रीजन के जो प्रोटॉन होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड एरोमेटिक है, तो इसके रीजन के अंदर ऊपर नीचे ये सब शिल्डेड प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये अंदर की तरफ के 6 प्रोटॉन्स कैसे हैं? शिल्डेड। बाहर की तरफ के प्रोटॉन्स कैसे कहलाते हैं? डी शिल्डेड। तो क्या ये एरोमेटिक है? हम कहेंगे यस। क्या ये प्रोटॉन शिल्डेड है? अंदर की तरफ के 6 प्रोटॉन? हम कहेंगे यस। और अगर ये शिल्डेड है तो हमें पता है इसका कभी भी NMR सिग्नल इस रीजन में नहीं आ सकता। डेल की वैल्यू 9.28 हो ही नहीं सकती, हमें पता है इस रीजन पे ये सिग्नल नहीं देता। तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? केवल फर्स्ट एंड थर्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। केवल करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो डी इज द आंसर। ये बात हुई आपके 5th क्वेश्चन एनुलिन 18 के ऊपर जो पूछा गया था। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा देखेंगे। देखो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। आपको यहां पर ये बताना है, अमॉन्ग द फॉलोइंग एस्टर्स दैट अंडरगोस एसिड हाइड्रोलाइसिस एट फास्ट स्टेट, मतलब इनमें से कौन है जिसका हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस सबसे फास्ट होगा। देखो सबसे पहले तो एसिड हाइड्रोलाइसिस होता कैसे एस्टर का, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ एसिड हाइड्रोलाइसिस होता कैसे है पहले आप लोगों के साथ उसका जिक्र कर लेता हूं एक बार, जरा देखेंगे। देखिए एस्टर ये होता है RC⋅O⋅OR', यही होता है एस्टर। करेक्ट। अब ये जो एस्टर है इसका हाइड्रोलाइसिस हमने एसिटिक मीडियम में करवाना है, यानी एसिटिक मीडियम और H2O, और हमें देखना है कि मैकेनिज्म कैसे होगी और कैसे स्टेप्स के थ्रू ये हाइड्रोलाइज्ड होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, मैं यहाँ इसकी मैकेनिज्म लिख रहा हूं भैया। देखो भाई मैं इसकी मैकेनिज्म लिख के आप लोगों को समझा रहा हूं, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ओके, देखो मैं मैकेनिज्म की चर्चा करता हूं जरा इसकी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक मीडियम के अंदर देखिएगा होगा क्या, सबसे पहले एसिडिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन होगा। क्लियर? जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ, ये लीजिए ये लीजिए, हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। हो गया। अब यहां अगला जो स्टेप होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव वाटर करेगा, और ये स्टेप याद रखिएगा एक स्लो स्टेप है, ये स्टेप एक RDS स्टेप है। और इस स्टेप के अंदर ये जो H2O है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां इसके ऊपर अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो है वाटर, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और वाटर हर जगह अवेलेबल है एसिटिक हाइड्रोलाइसिस के दौरान, और इसमें इस पर जब अटैक हो रहा है तो मैं ये कह दूं क्या कि उस वक्त जब ये अटैक हो रहा है तो ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है। ये कार्बन कैसा कार्बन है? ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है। इज इट क्लियर?
अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम है, ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, हम ये कहते हैं इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस भी बढ़ेगी, इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इनकमिंग H2O इंक्रीज होगी, यानी वो एस्टर उतनी ही आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। यानी सारा खेल इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखो कैसे वेरी करेगी। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि देखो ये COCH3, ये COCH3, ये COCH3, ये COCH3, ये कांस्टेंट है इस पूरे कंपाउंड के अंदर, और जो फर्क है वो इस पोर्शन में है। क्लियर? अब हमें इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंपेयर करना है, और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन किससे कंट्रोल होगी? ऑब्वियसली इससे कंट्रोल होगी। ये जो पोर्शन है, सारा कंसेप्ट अब इस पर इसके इर्द गिर्द घूमेगा। ये पोर्शन ये डिसाइड करेगा कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहां ज्यादा है और कहां कम है। अब मैं कैसे कर रहा हूं, जरा देखेंगे आप लोग कि कैसे मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी को यहां कंपेयर कर रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई इस ऑक्सीजन पे जो बेंजीन लगी है उसके ऊपर इस CH3 का प्लस H लग रहा है, दैट इज द रिलीजिंग इफेक्ट, और ये एक्चुअली मेटा पे है तो OH का माइनस I लग रहा है। क्लियर? यहां OH ऑर्थो पे है, ओहो, इसका प्लस R लग रहा है, और यहां तो कुछ भी नहीं है। तो बताइए, जहां इस जगह जो बेंजीन रिंग लगी हुई है, इस बेंजीन रिंग में सभी में ये बेंजीन रिंग लगी हुई है, सब में ये बेंजीन रिंग लगी हुई है। क्लियर? अब इस बेंजीन में अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा तो बताइए इसके कारण इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कब? जब इस पर विड्रॉइंग ग्रुप लगे जाएंगे। तो इस पर विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने से ये RDS उतना ही फास्ट होगा और इसकी हाइड्रोलाइसिस के प्रति रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस उतनी ही ज्यादा होगी। तो बताइए वो विड्रॉइंग इफेक्ट केवल और केवल यहां है, इसलिए कहा जाएगा ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव एस्टर है राइट नाउ। क्लियर? ये बात हुई आपके 6 नंबर क्वेश्चन की। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th नंबर एग्जांपल। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। हमसे पूछा क्या गया है, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन which has highest dipole moment, जिसमें डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। याद करो, इन कंपाउंड्स के लिए मैंने क्या कहा था कि इन कंपाउंड्स के अंदर ऐसे कोई एक रिंग होती है, डबल बॉन्ड होता है, और यहां भी एक रिंग होती है। क्लियर? और ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक तरफ शिफ्ट होते हैं। जब भी कभी ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक तरफ शिफ्ट होते हैं तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाता है, और इस कंपाउंड के अंदर डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। क्लियर? लेकिन इस चार्ज सेपरेशन का जो ड्राइविंग फोर्स है दोनों रिंग्स में एक साथ एरोमेटिसिटी का आना। मैंने क्या कहा? इस चार्ज सेपरेशन का ड्राइविंग फोर्स प्लस और माइनस का जनरेट हो जाने का ड्राइविंग फोर्स, इस कंपाउंड में पोलैरिटी के आ जाने का ड्राइविंग फोर्स क्या है? दोनों रिंग में एक साथ एरोमेटिसिटी का आना एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है इसमें आ गई इसमें नहीं आई, इसमें आ गई इसमें नहीं आई, दोनों में एक साथ एरोमेटिसिटी आए तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट करेगा और कंपाउंड पोलैरिटी शो करेगा। क्लियर? तो दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी कहां आ रही है वो जरा देखते हैं। क्या इसमें दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आएगी? हम कहेंगे नहीं। अगर आप ये करोगे तो ये माइनस चार्ज हो गया, यहां प्लस चार्ज हो गया, तो ये तो एरोमेटिक हो गया, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इसका मतलब इसके अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं आएगा। ये लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो, पाई इलेक्ट्रॉन किधर भेजूंगा? यही तो दिमाग लगाना है कि जहां मुझे दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आती हुई दिखे मैं पाई इलेक्ट्रॉन को उसी तरफ शिफ्ट करवाऊंगा। तो अगर मैं इसके अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दूं तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एरोमेटिक रिंग बन गई। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस वाले रिंग में, ये भी
एरोमेटिक रिंग बन गई। और अगर दोनों रिंग में देखा जाए तो एक साथ एरोमेटिसिटी आ गई अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, यानी इसके अंदर अगर चार्ज सेपरेशन आ जाए। तो एक्चुअली ये कंपाउंड जैसा दिख रहा है ना, ये जैसा दिख रहा है ना, एक्चुअली वैसे एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही ऐसे करेगा। इस कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट करता है, यानी ये माइनस और ये प्लस, जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि एक्चुअली ये कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ये लीजिए, ये प्लस और ये माइनस, यानी ये जो है कंपाउंड ये क्या कहलाता है, दीज आर पोलर हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं, पोलर हाइड्रोकार्बन। और पोलर हाइड्रोकार्बन होने के कारण हम कहते हैं कि ये डाइपोल मोमेंट रखते हैं। ओके, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो चार्ज सेपरेशन का यहां कोई ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं, बिकॉज दोनों रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी नहीं आ रही। तो इलेक्ट्रॉन ना तो ऐसे जाएंगे ना ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, बिकॉज यहां पर दोनों रिंग में एक साथ एरोमेटिसिटी आ ही नहीं रही। ऐसे ही अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर भी ऐसा कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बिकॉज अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ले जाओगे तो यहां तो एरोमेटिसिटी आ गई, लेकिन यहां कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रही, इधर नॉर्मल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा किसमें आएगा, इसके अंदर आएगा। इसलिए चार्ज सेपरेशन ज्यादा से ज्यादा आने के कारण यहां पर डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। आफ्टर 7th नंबर एग्जांपल अब हम बात करते हैं 8th नंबर एग्जांपल। देखिए 8th नंबर एग्जांपल में भी वही कंसेप्ट काम आएगा जो अभी हमने डिस्कस किया है। क्या है, तो पहले तो सवाल को देखते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग द कंपाउंड्स व्हिच हैज द लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। मतलब क्या है जरा समझना कि अगर इस डबल बॉन्ड पर रोटेशन करवाया जाए, यदि इस डबल बॉन्ड पर रोटेशन करवाया जाए, यदि इस डबल बॉन्ड पर रोटेशन करवाया जाए, इस पर भी इसमें रोटेशन करवाया जाए, तो लोवेस्ट एनर्जी बैरियर कहां होगा, यानी कहां ये रोटेशन आसानी से हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल, ये एनर्जी बैरियर वहां सबसे कम होगा जहां इस डबल बॉन्ड के टूटने के बाद, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक रिंग में शिफ्ट हो जाने के बाद दोनों रिंग में एक साथ एरोमेटिसिटी आ जाती है। क्या कहा मैंने, दोनों रिंग में एक साथ एरोमेटिसिटी का आना जरूरी है। तो ये डबल बॉन्ड रहेगा ही नहीं, टूट जाएगा आसानी से, यानी डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, और यदि सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गए तो जो रोटेशनल बैरियर है वो तेजी से डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो जरा हम करके देखते हैं इसके अंदर। अगर मैं यहां से पाई इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरफ शिफ्ट कर लूं, चाहे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लूं या नीचे की तरफ शिफ्ट कर लूं, दोनों रिंग में एक साथ एरोमेटिसिटी नहीं मिल रही। क्लियर? अगर मैं सेकंड की बात करूं तो भी मुझे नहीं मिल रही। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट करूं तो ऊपर एरोमेटिक, नीचे एंटी एरोमेटिक, नीचे की तरफ शिफ्ट करूं तो नीचे एरोमेटिक, ऊपर एंटी एरोमेटिक, मुझे दोनों तरफ एरोमेटिसिटी एक साथ दिखाई नहीं दे रही। और अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं तो देखेंगे थर्ड एग्जांपल के अंदर अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया, दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आ गई। और दोनों रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी आ जाने के कारण हम ये कहते हैं एक्चुअली ये डबल बॉन्ड केवल दिखावटी है, दिख रहा है नहीं एक्चुअली। लेकिन हाँ, अब सवाल पूछा है तो डबल बॉन्ड तो बना के देगा ना वो। अगर वो बना के ही नहीं देता तो फिर तो सवाल कैसे बनाता, मतलब अगर वो ऐसे बना के दे देता शुरू में ही तो फिर तो आप वैसे ही सॉल्व कर लेते। तो सवाल हम सॉल्व करें उसके लिए हमें ये पता करना पड़ा कि किसमें एक्चुअली ये डबल बॉन्ड केवल दिखावटी है, ये डबल बॉन्ड है ही नहीं, या इस डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर बहुत कम है, इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, यानी ये कंपाउंड एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो बताइए अब इस बॉन्ड पर रोटेशन आसानी से हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है अब मैं इस बॉन्ड पे रोटेशन अगर करवाऊं तो आसानी से ये रोटेशन हो जाएगा। तो रोटेशनल बैरियर सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन के लिए सबसे कम किस में है, तो आंसर कहोगे सी। इस कंपाउंड के अंदर ये रोटेशनल बैरियर सबसे कम कहा जाएगा। क्लियर? चलिए अब मैं आगे की बात करता हूं। 8th नंबर के बाद अब आते हैं हम 9th नंबर एग्जाम्पल में। बहुत ही मतलब गजब का सवाल 9th नंबर, कि इसके अंदर स्टूडेंट कैसे गलती करेगा जरा वो देखेंगे आप लोग। देखो
समझाता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को। ओके, बहुत बढ़िया सवाल था ये। देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग एनायंस। बेसिसिटी का मतलब ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने की टेंडेंसी, राइट। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं, है ना। पहले तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आपको, फिर मैं आपको बताता हूं गलती क्या हो जाती है, जरा देखेंगे। देखिए, बेसिसिटी का मतलब ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से दे देता है। आसानी से दे देगा तो बेसिसिटी ज्यादा, आसानी से नहीं देगा तो बेसिसिटी कम। अब आसानी से देगा या नहीं देगा ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके विथड्रॉइंग इफेक्ट पे। इसका माइनस आर काम कर रहा है और माइनस आई काम कर रहा है। गजब का माइनस आई ज्यादा क्यों बोला, बिकॉज ये NO2 इस O माइनस के पास में है। क्लियर। अब मैं आगे की बात करता हूं। यहां NO2 का केवल माइनस आई काम कर रहा है, और अगर मैं यहां बात करूं तो NO2 का माइनस आर तो काम कर रहा है, साथ में माइनस आई भी काम कर रहा है। अब आप सोचो, जहां जितना ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगी। इसलिए सबसे कम बेसिक नेचर वहां होगी जहां विड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है, और कंपैरेटिवली बेसिक नेचर वहां ज्यादा होगी जहां विड्रॉइंग इफेक्ट कम लग रहा है। तो सबसे कम विड्रॉइंग इफेक्ट तो देखो यहां लग रहा है, केवल माइनस आई, केवल और केवल माइनस आई, बहुत ही कम विड्रॉइंग इफेक्ट यहां पर लग रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कंपैरेटिवली कौन हो गया, सबसे ज्यादा बेसिक हो गया सेकंड, सेकंड के बाद कौन हो गया, थर्ड, और सबसे कम बेसिक कौन हो गया, फर्स्ट। ये लीजिए, तो आंसर हो गया सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। ये लीजिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर इन कंपाउंड्स की मैंने निकाल दी, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। यानी क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है हमारा। क्लियर, तरीका बता दिया। अब देखिए, मैंने क्यों बोला ये सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि हम जब ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं तो ऐसे कंसेप्ट लगा देते हैं कि हम एक एसिड्स के एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकाल दें। यदि हम इनके कॉन्जुगेट एसिड्स के एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकाल लें और फिर हम ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट लगा दें, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और वीक कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, और ये कंसेप्ट लगा दें, तो फिर आंसर ये नहीं आएगा जो अभी हमने निकाला। अब आप सोच रहे होंगे यार क्या मतलब है इसका मैं मतलब समझाता हूं, है ना, ताकि और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों यहां गड़बड़ हो जाती थी। देखो मैं यहां क्या करता हूं, ये लेता हूं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। भाई वैसे तो सॉल्व करना बता दिया है कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से अवेलेबल हो जाए, स्ट्रॉन्ग बेस आसानी से अवेलेबल नहीं हो, वीक बेस, और बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा था तो मैंने आपको आराम से समझा दिया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता हूं जिसमें क्या गड़बड़ हो जाती है और उस गड़बड़ का कारण क्या है और गड़बड़ से बचना कैसे है, तीनों बातों का जिक्र होगा अब हमारे बीच में। जरा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैं ये जो एक्सप्लेनेशन देता हूं वो सारा एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से दे रहा हूं जिस तरह से मैंने आपको क्लासरूम के अंदर थ्योरी को पढ़ाया है, तो एक्सप्लेनेशन में उस थ्योरी का जिक्र होगा हमेशा। ओके, देखो अगर मैं बात करता हूं इस तीनों कंपाउंड्स की, तो आप याद कीजिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पर हमारा एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आता था। हम कहते थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पर सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो, उसके बाद में पैरा, और सबसे कम एसिडिक मेटा। ये लीजिए, ये कहते थे कि ये आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। फिर हम ये कहते थे एक्चुअल में ये ऑर्डर है ही नहीं, एक्चुअल में ये ऑर्डर है ही नहीं। क्यों नहीं है ये ऑर्डर? ये ऑर्डर इसलिए नहीं है, ये ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये H आसानी से H+ फॉर्म के अंदर नहीं निकल पाता, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर कुछ कम हो जाता है, और एक्चुअल एसिडिक नेचर का ऑर्डर जो चलता है वो चलता है पैरा सबसे ज्यादा, देन ऑर्थो और देन मेटा। ये लीजिए, ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर चलता है।
आ रही है बात समझ में? तो अगर ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, अब मैं इनके कॉन्जुगेट बेस की बात करता हूं, तो सबसे वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, मेटा वाला सबसे स्ट्रॉन्ग, ये लीजिए बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें पता है ऑर्थो बीच में आना चाहिए, यानी कि ये 1 नंबर बीच में आना चाहिए, पर ये क्या 1 नंबर तो यहां है, ऐसा कैसे हो गया? तो ये ध्यान रखना, एक्चुअली एसिडिक नेचर के ऑर्डर को चेंज किसने कर दिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड की जब एसिडिक नेचर निकालते हैं तब तो काम कर रही है, बट रिवर्स कंसेप्ट में कॉन्जुगेट बेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम नहीं कर रही है, इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम कर रहा है। कुछ समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये याद रहे, जब भी कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर का ऑर्डर निकालना होता है तो उस दौरान आपके पास केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट अगर अवेलेबल है तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड का भी एसिडिक नेचर दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट वाला ही रखो, यानी कि ये वाला दिमाग में रखो, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस में तो केवल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉनिक ही रखो, और तो पैरा मेटा। और अगर तुम ये रखोगे ना तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर का ऑर्डर बिल्कुल सही आएगा। तो ये ध्यान रखना कि कभी कभी एसिडिक नेचर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो अब आप लोग कभी भी इसका रिवर्स मत कर देना, वो आंसर नहीं आएगा। अगर आपको फिर इसे सॉल्व करना है, या तो इंडिपेंडेंटली इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाओ, और अगर तुम रिवर्स करते हुए निकालते हो कि यार कॉन्जुगेट एसिड के एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकाल लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर का ऑर्डर आ जाएगा, तो उस वक्त याद रहे कि एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकालते वक्त आपको एक्चुअल एसिडिक नेचर का ऑर्डर तो यही है, एक्चुअली वो तो यही है, लेकिन अगर आपको कॉन्जुगेट बेस के लिए ऑर्डर निकालना है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, तो आप एसिडिक नेचर का ऑर्डर केवल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला लिख लो और उसका रिवर्स कर लो, तो आप सही जाओगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लोग कई बार ऐसे सॉल्व कर गए एसिडिक नेचर का ऑर्डर और इसको रिवर्स कर गए, तो वो किसी और ऑप्शन पे चले गए, और एग्जामिनर यही चाहता था कि स्टूडेंट गलत करे, और कुछ लोग गलत कर गए थे। लेकिन हमें गलत नहीं करना, कंसेप्ट आपको मैंने सिखा दिया कि हो सकता है कभी इस तरीके का सवाल और आ जाए, तो अगर आपका एसिडिक नेचर के ऑर्डर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई कंसेप्ट चल रहा बट बेसिक नेचर के ऑर्डर में नहीं चल रहा है, तो आप उसको रिवर्स नहीं करोगे कभी भी। आप विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले को एसिडिक नेचर के ऑर्डर को निकाल के रखो, उसका रिवर्स कर लो, कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर का ऑर्डर बिल्कुल सही बैठेगा। क्लियर? चलिए, ये बात हुई आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूं, 10th नंबर एग्जांपल। देखो भाई, 10th नंबर एग्जांपल बहुत ही प्यारा एग्जांपल, 10th नंबर देखेंगे आप लोग कैसे सॉल्व करना है हमारे को। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स x एंड y। हमें स्ट्रक्चर x और y दे रखी है और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो जरा देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है, देखो पहली स्ट्रक्चर तो ये है, ये लीजिए दैट इज द साइनाइड, ये आपका pH यहां लगा दिया मैंने, और दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर ये है, ये लीजिए दैट इज डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NH, और ये pH। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए ये स्ट्रक्चर कब बनी होगी, मैं कह दूं जब ये लीजिए इसने टॉटोमेरिज्म दी होगी। अगर ये टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनाई जाए तो इसका टॉटोमर ये बनेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं कि यह स्टेटमेंट कौन सा सही है। ये कहा गया है स्ट्रक्चर X है और इसके लिए कहा गया है ये स्ट्रक्चर Y है। अब X एंड Y आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे गलत बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी एटम्स का मूवमेंट होता है क्या? नो, एटम्स का मूवमेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता ही नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज होता है, कभी भी एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है। क्लियर? चलिए, X एंड Y आर टॉटोमर। यस, X and Y are tautomer. Y is more basic than X और X is more basic than Y। अब दोनों में से कोई तो ज्यादा बेसिक है, तो जरा देख लेते हैं कौन ज्यादा बेसिक है। बहुत सिंपल है, यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन पर है, और यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के ऊपर है। और हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ज्यादा आसानी से दे सकती है एज कंपेयर टू sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x और y में से y ज्यादा बेसिक है, इसका मतलब r सही है, ये गलत है। तो q एंड r इस ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, सो द D इज द आंसर। ये लीजिए, ये बात करी हमने 10th क्वेश्चन की।
क्लियर? चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल, 11th नंबर एग्जांपल। देखो 11th नंबर एग्जांपल में कुछ भी नहीं है, सिंपल इनमें से ये पूछा गया है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो हमने कॉपी में इतना प्रैक्टिस कर रखा है कि सब एग्जांपल हमें हमेशा कॉपी में से ही मिलते हैं, हमें पता है, ठीक है? तो देखिएगा इधर, यहां पर अगर देखा जाए तो 5 मेंबर रिंग में एक बोरोन अवेलेबल है और बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो हमें पता है इट इज जस्ट लाइक ए कार्बोकेटाइन। हम ये जानते हैं कि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है, ये H और ये पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। व्हाई? बिकॉज देयर आर 4 पाई डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और अब आपको याद हो तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 5। कार्बन के पास कितने होते हैं? 6। और कार्बन प्लस के पास कितने होते हैं? 5। इसका मतलब अगर ये कार्बन प्लस है तो कार्बन प्लस को मैं बोरोन से अगर रिप्लेस कर दूं तो हमारे को ये स्ट्रक्चर मिल जाती है और ये हमारे को वेकेंट p ऑर्बिटल रखने वाला बोरोन मिल गया। वो वेकेंट p ऑर्बिटल यहां भी था, वो कार्बन प्लस के पास था, ये बोरोन के पास है। तो जैसे ये एंटी एरोमेटिसिटी शो करता है, मैं कह दूं बिल्कुल वैसे के वैसे ही ये कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिसिटी शो करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो एंटी एरोमेटिक इन चारों में से कौन होगा? फर्स्ट इज द एंटी एरोमेटिक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूं मैं। देखिए 12 नंबर एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, मतलब मैं क्या ही कहूं आपको कि ये गजब का एग्जाम्पल एग्जामिनर ने पूछा था। देखो 12th नंबर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो इंडिकेटेड हाइड्रोजन्स है ना, ये वाला, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है, जैसे कि ये वाला हाइड्रोजन्स है, राइट? इन हाइड्रोजन्स की एसिडिक नेचर को कंपेयर करवाया था, कौन सी H ज्यादा एसिडिक है, कौन सी H कम एसिडिक है, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है? तो आपको मैंने क्या बताया यार, इस पूरे लेक्चर में हम कर क्या रहे हैं? हम जो भी H के बारे में हमसे पूछा जाता है कि वो ज्यादा एसिडिक है या वो कम एसिडिक है, तो आप उस H को H+ फॉर्म के अंदर निकाल दो और बनने वाला जो भी कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लो। बनने वाला कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है, कॉरस्पॉन्डिंग H की एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा होती है। यही तो कहा मैंने आप लोगों को। तो बिल्कुल यही चीज आप यहां पर कर सकते हो। देखो कैसे करोगे आप, देखो यहां देखो, सबसे पहले तो मैं यहां से बात करता हूं, ये गई भैया H+, और जैसे ही H+ गई ना, जैसे ही H+ गई ना, तो मेरे को यहाँ ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये कार्बोनाइल और हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, ये लीजिए, करेक्ट? और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी स्टेबल है कार्बोनाइल के साथ, इधर भी स्टेबल है कार्बोनाइल के साथ, करेक्ट? अब आप देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, पहले मैं एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये डीलोकेलाइज्ड है। मैं पहले एक बार इस पॉजिटिव चार्ज को लोकेलाइज्ड करते हुए एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखता हूं। तो इसकी मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर लिख दूं एक बार, उसके बाद जरा H निकाल लेंगे। अभी जल्दी कहाँ है हमें तो कोई जल्दी नहीं है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई इसको ऐसे लिख लो यार तुम लोग, तो ये ऐसे लिख लिया गया, हमारे को दे दिया गया है, हो गया। अब आप ये देखो यार, इधर देखो, यहाँ एक्चुअली ये लोन पेयर इधर आता था, ये इधर जाता था, तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड हो रहा था। अब आपको इस H की एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है, राइट? तो मैं क्या करूं, एक्चुअली इस H को H+ फॉर्म के अंदर निकाल देता हूं। लीजिए, गई H+ यहां से बाहर, जैसे ही H+ यहां से बाहर गई, इसका भी कोई ना कोई कॉन्जुगेट बेस तो बना होगा। तो देखो, जैसे मैं यहां से ये कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा, ओहो, ये नेगेटिव चार्ज, ये लीजिए, ये नेगेटिव चार्ज साइनाइड के विड्रॉइंग इफेक्ट से स्टेबल है, गजब का स्टेबल है। और इधर से अगर मैं ये कह दूं कि भाई विड्रॉइंग इफेक्ट तो इसका भी लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। और ये क्या, जैसे मैं ये रेजोनेंस बनाता हूं, ये लीजिए, वैसे ही नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव खत्म, सिस्टम न्यूट्रल हो जाता है। और हमें पता है न्यूट्रल सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं यारों, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल सिस्टम होते हैं। ये लीजिए, हमारे को ये स्पीशीज मिल गई
NH2 NH2 और ये साइनाइड। लो भाई, इससे ज्यादा स्टेबल सिस्टम और क्या लोगे यार तुम, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज तो है ही नहीं। इसका मतलब इस H+ के निकलने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ है। याद रहे, सबसे ज्यादा एसिडिक H ये वाली H होगी। दिस H इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में तो कुछ है ही नहीं। जैसे आपका ये H+ गया, इस H+ के जाने से एक्चुअली नेगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर आ रहा है। ये लीजिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है और हमें ये पता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, राइट, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड नहीं होता है और इसके कारण ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका H+ निकलने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट बेस इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। जबकि अगर मैं यहां बात करूं तो यहां बनने वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। और यहां स्टेबल तो है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इसके और इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बीच में कहीं है। तो बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसके कॉन्जुगेट बेस में यदि आई तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये रहा, यानी सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक है। लेकिन एक्चुअली हमसे पीके पूछा है, कोई ना पूछा होगा पीके। पहले मैं एसिडिक नेचर का ऑर्डर अगर लिख लूं, अगर मैं एसिडिक नेचर का ऑर्डर लिख दूं, एसिडिक नेचर का ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक, सेकंड के बाद फर्स्ट हो गया और सबसे कम थर्ड हो गया। तो बताइए, अगर ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ pKa? तो pKa का ऑर्डर क्या होगा? तो pKa, जिसकी सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर उसका pKa सबसे कम, और जिसकी सबसे कम एसिडिक नेचर, अरे उसका pKa सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा pKa ये लीजिए, या मैं ऐसे कह दूं, जिसकी सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर उसका pKa सबसे कम। मुझसे इंक्रीजिंग ही तो पूछा है ना, इंक्रीजिंग पूछा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड, तो सेकंड का pKa सबसे कम, फिर फर्स्ट का और थर्ड का pKa सबसे ज्यादा। ये लीजिए, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, और ये हमें इस ऑप्शन सी के अंदर नजर आ रहा है। तो 12th जो क्वेश्चन है, एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा सी। ये लीजिए, सी इज द आंसर। ये बात करी हमने 12 नंबर एग्जाम्पल की। अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये लीजिए, दैट इज द 13th नंबर एग्जाम्पल। ओहो, 13th नंबर एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा सवाल, और इसमें कई चीजें हम लोगों की क्लियर होगी। बस आप लोग देखें इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें समझनी है। हमसे पूछा क्या है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स की बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। देखो, जब भी कभी आपसे कभी एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछा जाए, कभी आपसे कहीं बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछा जाए, याद रखिएगा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एक्चुअली वो कंपाउंड, वो प्रॉपर्टी शो कर कहां से रहा है। हमें पता ही नहीं कि वो कंपाउंड एसिडिक नेचर कहां से शो कर रहा है, वो कंपाउंड बेसिक नेचर शो कहां से कर रहा है। अरे तो कंसेप्ट क्या खाक लगाएंगे हम लोग? कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते हम लोग। तो पहले तो ये पता करें कि वो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर शो करेगा कहां से, बाद में है सारी बातें। तो यहां क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो पहले तो ये पता करो यार कि ये बेसिक नेचर शो करेगा कहां से, यानी ये बेसिक नेचर शो करेगा नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से देगा, मतलब लोन पेयर से वो अपनी बेसिक नेचर शो करेगा। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को देके कंपाउंड को बेसिक नेचर देगा। क्लियर? अब यहां नाइट्रोजन एक नहीं है यार, कई नाइट्रोजन है। तो कई नाइट्रोजन होता है तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया है मैंने, और वो कहलाता है साइट ऑफ प्रोटोनेशन। कि जब भी कभी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा जगह ऐसी होती है जहां वो प्रोटोनेशन पॉसिबल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोटोनेशन वहां कराएंगे जहां प्रोटोनेशन कराने के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनता है। यही तो सिखाया मैंने आप लोगों को। तो बताइए, यहां पर अगर मैं साइट ऑफ प्रोटोनेशन की बात करूं तो कहिए वो साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या है। तो देखो, ये लोन पेयर हमें पता है लोकेलाइज्ड है, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। क्लियर? तो बताइए क्या कहा जाएगा, ये लोन पेयर कैसा, डीलोकेलाइज्ड, ये कैसा, लोकेलाइज्ड। तो which one is the site of protonation? साइट ऑफ प्रोटोनेशन ये वाली नाइट्रोजन है। क्लियर? तो जरा करा दें यार आप नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन पर प्रोटोनेशन करा दें। वेट किसका कर रहे हैं, कराओ। ये लीजिए,
ये मैंने इस नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन करा दिया, क्लियर। और इस कंपाउंड से बेसिक नेचर शो करवा के ये मैंने कॉन्जुगेट एसिड बना लिए, और मैं ऐसे कॉन्जुगेट एसिड इसके भी बनाऊंगा, इसके भी बनाऊंगा, इसके भी बनाऊंगा, और बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को चेक कर लूंगा। जहां कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल दिख रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, और यही हमारा कंसेप्ट है। और इस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कोई 20वां एग्जाम्पल हमने कॉपी के अंदर कर रखे हैं, क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां कॉन्जुगेट एसिड के अंदर इसकी, क्लियर, इसकी बात करता हूं। तो बताइए विच वन इज द साइट ऑफ प्रोटोनेशन। तो हमारे को पता है साइट ऑफ प्रोटोनेशन हम लोग ये वाला नाइट्रोजन कहते हैं, यही कहते हैं भैया साइट ऑफ प्रोटोनेशन। साइट ऑफ प्रोटोनेशन कैसे निकालते हैं ये भैया बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को मैंने समझाया है, क्लियर। चलिए तो यहां जैसे साइट ऑफ प्रोटोनेशन हम लोग यहां करवाएंगे तो देखिएगा इससे होगा क्या, अरे इससे 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 ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये स्पीशीज हमारे को मिलेगी, क्लियर। यानी कि ये कॉन्जुगेट एसिड मिल गया, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ चुका है, क्लियर। ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब अगर मैं यहां साइट ऑफ प्रोटोनेशन की बात करूंगा तो कहिए साइट ऑफ प्रोटोनेशन यहां पे कौन सा नाइट्रोजन है। तो हमारे को पता है यहां साइट ऑफ प्रोटोनेशन ये वाला नाइट्रोजन है, दिस वन इज द साइट ऑफ प्रोटोनेशन। क्योंकि आपको क्या सिखाया है कि जब साइट ऑफ प्रोटोनेशन आपको कई प्रकार की जगह दिख रही है तो आप साइट ऑफ प्रोटोनेशन वहां करवाओगे जहां पर प्रोटोनेशन के बाद बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं प्रोटोनेशन यहां करवाऊंगा तो मेरे को कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा से ज्यादा स्टेबल नजर आएगा, ओके। चलिए तो मैं यहां प्रोटोनेशन जरा करवा लेता हूं, यहां पे लीजिए, ये मैंने यहां प्रोटोनेशन करवा लिया है, करेक्ट, ये लीजिए, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर, और यहां ये लीजिए पाइरिडीन है, यहां पर भी जरा प्रोटोनेशन करवा लेते हैं, ये प्रोटोनेशन मैंने यहां भी करवा लिया है, इज इट क्लियर, ये लीजिए, ओके। अब प्रोटोनेशन करवाने के बाद हमने कॉन्जुगेट एसिड्स बना लिए हैं। अब ये जो कॉन्जुगेट एसिड्स बने हैं ना, इन कॉन्जुगेट एसिड्स की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेबिलिटी, भाई कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड में स्टेबिलिटी देखेंगे किसकी, अरे कॉन्जुगेट एसिड में ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया है ना हमने, इसकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है। जैसे कॉन्जुगेट बेस में हम आने वाले नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, हम कॉन्जुगेट एसिड में आने वाले पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जरा देखते हैं कहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लिया, बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लिया, तो यकीन मानिए कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर को भी कंपेयर कर लिया है, क्लियर। तो देखो यहां अगर आप देखें, यहां अगर आप देखें तो यहां ये पॉजिटिव चार्ज देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर से स्टेबल होगा, अरे इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी स्टेबल होगा। मतलब इसको स्टेबल करने के लिए ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को लेके तैयार है। लो भाई चाहे सब ले लो, सुबह शाम दिन रात, सर्दी गर्मी आंधी तूफान बरसात, हमेशा हाजिर हैं। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज इसके प्लस आर से भी स्टेबल है, इसके प्लस आर से भी स्टेबल है, लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज केवल और केवल इसके लोन पेयर एक ही प्लस आर से स्टेबल है, इसका तो केवल प्लस एच और प्लस आई ही लगेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर गए तो प्लस यहां पर आया, और जब प्लस यहां आया तो इधर वाले एल्काइल का प्लस एच प्लस आई लगा, इसका प्लस आर लगा। तो यार यहां रेजोनेंस लग रहा है, प्लस आर लग रहा है, यहां केवल एक प्लस आर और एक प्लस एच लग रहा है, इसलिए इस प्लस की स्टेबिलिटी इस प्लस से कहीं ज्यादा है, क्लियर। आगे देखेंगे अगर मैं यहां इसकी बात करता हूं, इसकी, तो देखो क्या होगा, देखो जरा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, क्लियर। अब आप कहोगे इस प्लस आर से आप स्टेबल कर लो, तो मैं कहूंगा यस कर लो, कोई समस्या नहीं है, एक प्लस आर लग रहा है, आप कर सकते हो स्टेबल, क्लियर। लेकिन एक समस्या है, क्या ये लोन पेयर हमेशा इसके द्वारा आवाज लगते ही आएगा? क्या हर परिस्थिति में सुबह शाम दिन रात सर्दी गर्मी आंधी तूफान बरसात क्या ये अवेलेबल रहेगा? हम कहेंगे नहीं। अगर ये लोन पेयर इधर घूमने चला गया है, अगर ये लोन पेयर याद रहे, अगर ये लोन पेयर इधर घूमने गया हुआ है,
अगर ये लोन पेयर इधर गया हुआ है तो वो इसको स्टेबल करने नहीं आएगा, ये बेचारा मुंह ही देखता रहो इसका, अब आए अब आए अब आए, लेकिन ये तो ना आ जाए ना दोपहर को आए, शाम तक आ जाएगा। मतलब कुल मिला के इसकी जो अवेलेबिलिटी है इस प्लस को स्टेबल करने के लिए, वो इसकी अवेलेबिलिटी कम है। जबकि यहां अगर आप देखें तो ये हमेशा हाजिर था, हमेशा हमेशा, और यहां देखें तो दो दो हाजिर थे। तो इसका मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा डिस्कस किया उसके बेसिस पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इस प्लस की, उससे कम स्टेबिलिटी इसकी, और इसकी उससे भी कम स्टेबिलिटी। करेक्ट। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो देखो यहां स्टेबिलिटी कम है, कम है। क्यों कम है? क्योंकि जब आप ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेजते हो तो प्लस यहां आता है, और जब कार्बोकेटायन यहां बनता है ना, तो वो कार्बोकेटायन अपना ऑक्टेट पूरा नहीं रखता है। जबकि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज यहां से इस नाइट्रोजन पे आता है तो यहां भी ऑक्टेट पूरा होता है, यहां से यहां आता है, यहां आता है, ऑक्टेट हमेशा पूरा रहता है। यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर जाता है तो भी ऑक्टेट पूरा रहता है। यानी इनकी हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिस्टम में ऑक्टेट पूरा है। लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज जब यहां से यहां जाता है तो वो ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो आप इसको स्टेबिलिटी को बढ़ना नहीं कहोगे, ठीक है। प्लस डीलोकलाइज्ड हो गया, पर ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसका ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। तो कंपैरिजन अगर मैं करूं तो इनकी स्टेबिलिटी इसकी स्टेबिलिटी से ज्यादा है, पहली चीज। और अगर इनमें अगर मैं बात करूं ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर मैं इन कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी क्या रही? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये लीजिए थर्ड की रहेगी, उसके बाद सेकंड की रहेगी, उसके बाद फर्स्ट की रहेगी, उसके बाद फोर्थ की रहेगी। तो अगर ये बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो यकीन मानिए सेम यही ऑर्डर कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस की बेसिक नेचर का भी होगा। यानी सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर। ये लीजिए सी इज द आंसर। ये 13th नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया है आपको। करेक्ट। चलिए अब मैं आता हूं 13th के बाद 14th नंबर क्वेश्चन पे। जरा देखेंगे आप 14th नंबर क्वेश्चन में। 14th नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल। क्या पूछा गया है जरा देखना, सवाल को जरा समझना। ये आपको एक इक्विलिब्रियम दिया गया है, ये आपको एक इक्विलिब्रियम दिया गया है, और ये पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एक्वस HCl ऑन द इक्विलिब्रियम। क्लियर? क्या कहा गया है वापस से सुनना। ये एक इक्विलिब्रियम है, और इस इक्विलिब्रियम पे मैं फिर एक्वस HCl ऐड करता हूं। मतलब कंपाउंड में नहीं डाला है मैंने, ये कंपाउंड एक इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, ये भी एक इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस इक्विलिब्रियम में बाहर से एक्वस HCl डाल देता हूं। तो आपको ये बताना है इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड फेवर्ड होगा या रिएक्टेंट साइड फेवर्ड होगा ऑन एडिशन एक्वस HCl। बहुत सिंपल है। अगर मैं एक्वस HCl डाल दूं यहां, तो यहां पर इस पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, और अगर प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब एक्वस HCl डालने से यहां तो प्रोडक्ट साइड इक्विलिब्रियम आएगा। किस तरफ आएगा? प्रोडक्ट साइड, यानी राइट हैंड साइड इक्विलिब्रियम आएगा। अब अगर मैं यहां देखूं इसके लिए, तो आपसे ये कह दूं कि ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये एक प्रकार की एस्टरिफिकेशन है, और ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, ये इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस है। अब आप याद करो, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक मीडियम में भी होता है, दोनों मीडियम में होता है। क्लियर? लेकिन अगर मैं एस्टरिफिकेशन की बात करूं तो वो केवल एसिडिक मीडियम में होता है, और एस्टरिफिकेशन एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, एंड दैट इज फेवर्ड ओवर इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। यानी और एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो देखा जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, बिकॉज एसिडिक मीडियम के अंदर एस्टरिफिकेशन और भी आसानी से होगा, और चूंकि एस्टरिफिकेशन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है तो इट इज ऑल्सो मोर फेवरेबल फॉर इन द सेंस ऑफ द एंट्रोपी चेंज। इसका मतलब एक्वस HCl डालने से इसमें भी फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी प्रोडक्ट साइड मोर फेवरेबल है, और इसमें भी प्रोडक्ट साइड मोर फेवरेबल है, बिकॉज इसके प्रोटोनेशन से ये बैकवर्ड साइड पे नहीं हो पाएगा। तो हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट इन द केस ऑफ द बोथ A एंड B। दोनों में ही इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा ऑन एडिशन एक्वस HCl।
क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 15th नंबर एग्जांपल। लीजिए 15th नंबर एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। देखो क्या सवाल है, द कंपाउंड दैट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विथ AgNO3। इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो कि AgNO3 के साथ वार्म करने पर, AgNO3 के साथ गर्म करने पर क्या देता है, जो हमें AgBr का प्रेसिपिटेट देता है, राइट। ये देखना है हमारे को, ऑन वार्मिंग विच गिव्स प्रेसिपिटेट ऑन वार्मिंग विथ AgNO3 कौन देगा। तो देखो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता देता हूं, है ना। मैंने आपको कॉपी में क्या पढ़ाया है, मैंने आपको ये सिखाया कौन नहीं देता है, कौन AgX का प्रेसिपिटेट नहीं देता है, ये मैंने आपको सिखाया है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अरे देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये RBr है और इसकी मैंने रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाई, तो ये AgBr का हमारे को PPT मिलता है, ये Br ये Ag ले जाता है। मैंने आपको क्या सिखाया है, ये AgBr का PPT हमारे को नहीं मिलता, ये रिएक्शन नहीं होती। कब नहीं होती, तो मैं आपको बता देता हूं कब नहीं होती, रिकॉल करवा देता हूं। एक, इस कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा अगर बनने वाला कार्बोकैटायन, मतलब यहां से मैं ब्रोमीन को निकाल दूं और बनने वाला कोई कार्बोकैटायन, अगर ये कार्बोकैटायन एंटी एरोमेटिक है तो भी भैया आप यहां से Br नहीं निकाल सकते, क्योंकि आगे जाके इस R की वॉट लग जाएगी, इसलिए यहां से Br नहीं निकलेगा, मतलब AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। और अगर ये बनने वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री या 2 डिग्री टाइप के होते हैं, तब भी हमारे को पता है यहां पर AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो देखिएगा, अगर मैं 15th में फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, देयर इज ए पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसका मतलब यहां AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर ये निकाल दिया आपने तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन आपको मिल रहा है, यानी ये एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन आपको अगर मिलता है तो भी AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं आता है। अगर मैं C की बात करूं तो Br के जाते ही ओहो आपको एरोमेटिक कार्बोकैटायन मिल गया, हो क्या बात है। तो यहां तो Br बड़े ही आसानी से बाहर निकल जाएगा, हमारे को यहां AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और अगर आप यहां बात करते हैं तो सेम वही चीज, देयर इज ए पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए ये भी AgBr का प्रेसिपिटेट हमारे को नहीं देगा। तो कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया कौन कौन नहीं देते हैं, जो भी इस कैटेगरी में आ गए वो AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं देते हैं, बाकी आपको AgBr का प्रेसिपिटेट मिलता है। क्लियर। ये मैंने आपको आज इस लेक्चर के अंदर कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके अंदर जो और आधे सवाल, तकरीबन 15-17 क्वेश्चंस और हैं जीओसी प्रीवियस ईयर में आए हुए, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।